हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि हाफ ईयरली का एग्जाम आप लोग का अच्छा गया होगा, है ना। तो चलिए, इतना कुछ हो गया है और अभी आप लोगों ने नया अपना फेस्टिवल भी मना लिया होगा। दीपावली भी बीती है बहुत मज़े से, तो आप लोग भी छुट्टी अच्छा खासा बिता के आए होंगे। एग्जाम के बाद इतना लंबा छुट्टी, मज़ा आ गया होगा। तो ठीक है, इसी के चलते अब हम लोग अपना मिड टर्म जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग को फाइनल टर्म की अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोगों ने लाइट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे आपके सिलेबस में, हाफ ईयरली से रिलेटेड, वो कवर कर दिया है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आगे का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। यही इन तीन आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि फाइनल टर्म्स में आपके आएंगे भी, और बोर्ड में भी दोनों मिला करके आएगा, ठीक है। तो इसी के चलते हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो और चलिए लिखते हैं कुछ। तो आपका जो ये है लेक्चर नंबर फर्स्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर। और अब आप लोग अच्छे से लग जाइए अपनी पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि बोर्ड का टाइम बहुत कम बचा हुआ है। कोई भी पूरी प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, और कहीं से भी कोई भी चीज चूक नहीं करनी है, ठीक है। अच्छे नंबर ला रहे हैं तो अच्छे से मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। 2-3 महीने बचा हुआ है, 2 महीने 3 महीने आप जम के एकदम पढ़ाई में लग जाइए, सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम, है ना। इस तरह से लगिए कि एकदम एग्जाम तक आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, और अच्छा नंबर ला के दिखाइए, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कैसे, करंट कैसे फ्लो करता है, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है ना। और कंडक्टर में, मेटल में हमारे कैसे करंट फ्लो कैसे करता है, चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं, तो इन सब चीज़ों को समझा जाएगा। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस भी पढ़े जाएंगे कि इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट कैसे वर्क करता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी पे, उससे हम कैसे अपना बल्ब वगैरह या इसके जो एप्लीकेशंस हैं इसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद मैं आपको मेटल के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है उसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल भी बताऊंगा, ठीक है। जिससे आपको कि इलेक्ट्रिसिटी को समझने में हेल्प मिलेगी। मेटल में करंट कैसे फ्लो करता है, चार्जेस कैसे फ्लो करती हैं, किसकी वजह से चार्जेस फ्लो करती हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में ये आप जब समझ लेंगे तो आगे की चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, कैसे फ्लो करती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें। तो फिलहाल पहला टॉपिक जो है आपका, मैं आपका पहला टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ अच्छे से तैयारी करिए, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल की। सबसे फर्स्ट टर्म आपका आएगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है। दो टाइप के पोटेंशियल होते हैं आपके। एक होता है फर्स्ट आपका, जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। ये दो टर्म्स हैं आपके, दोनों को हम लोग V से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V भी कर सकते हैं, बट दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है, ठीक है। वो भी हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो फिलहाल पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ना। चार्जेस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्या बताऊं मैं, ठीक है। चार्जेस दो प्रकार के होते हैं आपके, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर किसी चीज़ से क्या होता है, जैसे किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, और आपको पता है कि मोशन में कौन हेल्प करता है हमारी, कौन सा चार्ज मूव करता है हमारा, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मूवेबल होता है ना। क्योंकि एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑल अराउंड क्या करते हैं, मूव करते हैं, और ये अपनी जगह से क्या होते हैं, डिस्प्लेस भी हो जाते हैं, है ना। एक मेटल से, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में भी चले जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और मूवेबल चार्ज कहते हैं। मूवेबल चार्ज की बात आएगी तो कौन सा चार्ज होगा हमारा, कौन सा चार्ज होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, दैट मीन्स कि इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर का होता है। तो किसी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, निकलता है, तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है।
और अगर किसी सब्सटेंस पर, जो सब्सटेंस पे इलेक्ट्रॉन आता है ना, जहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, लेकिन अब कहीं से बाहर से और भी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने से हमारा जो सब्सटेंस होता है वो कैसा हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है ना। तो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन अगर एटम से निकलते हैं तो पॉजिटिव नेचर हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके ऊपर गेन करता है वो सब्सटेंस, तो कैसा, नेगेटिव नेचर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये आपको याद रखना चाहिए कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कैसे होती है ये चीज। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो अगर आप सपोज करो कि इंफिनिटी पर एक आपका चार्ज है, और वो भी कैसा चार्ज है, यूनिट चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, चार्ज आपका कैसा है, यूनिट है और पॉजिटिव चार्ज है। तो इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक आप अगर इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ले जाओगे, तो अगेंस्ट द वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। अगर इस चार्ज को आप किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हो, किसी पॉइंट पर, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर अगर आप ले जाते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा इसके, है ना। तो अगेंस्ट में वर्क डन, जितना आप वर्क डन करेंगे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक्सटर्नल फील्ड के पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है, उसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, और V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। W/Q क्या होता है आपका, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है और ये आपका चार्ज है। तो मैंने अभी डेफिनेशन में बताया कि अगर आप चार्ज को यूनिट कर दो और पॉजिटिव कर दो, ठीक है, यूनिट कर दो और पॉजिटिव कर दो, ठीक है। यूनिट मतलब इसको कितना कर दिया जाए, 1 + 1 कर दिया जाए, तो +1 से W में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, W मतलब वर्क डन। तो वही डेफिनेशन में मैंने कहा कि अगर द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से, मतलब कहीं किसी और बाहर किसी पॉइंट से लेकर किसी एक्सटर्नल फील्ड में ले जाना है, तो एक्सटर्नल फील्ड में ले जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव नेचर का है और ये एक्सटर्नल फील्ड पॉजिटिव नेचर का यहाँ भी हुआ फील्ड, तो आप इसके अंदर अगर इसको ले आएंगे तो ये आने देगा इसको नहीं, लेकिन आप उसके अगेंस्ट में वर्क डन करेंगे, है ना। तो जो वर्क डन किया जाएगा उसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। हाँ, ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एट अ पॉइंट, ये एक बिंदु पर होता है ना। एक पॉइंट पर जितना पोटेंशियल होता है दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, मैं एक बार पूरा बोल देता हूँ, डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। डेफिनेशन आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, मैंने कहा Q को आप +1 कर देंगे तो W आ जाएगा, W से डिवाइड कर देंगे, वही जो वर्क डन आएगा वही इसका पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, अब दूसरी चीज आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एट अ पॉइंट, मतलब किसी एक बिंदु पर किसी पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो उस पॉइंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेफिनेशन सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है बस दोनों में। क्या है देखिए, अगर मैं कहूँ कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाए, है ना, एक पॉइंट से, मान लीजिए ये चार्ज यहाँ पे +Q चार्ज है, यहाँ से इस पॉइंट तक ले जा रहे हैं, है ना, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं। तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फिर से वही, जैसे वहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज था यहाँ भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर देंगे, तो फिर से वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे एक्सटर्नल फील्ड के किसी दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन किया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसका अपना फील्ड होगा, यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप इस चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आएंगे तो अगेंस्ट द वर्क डन फिर करना पड़ेगा। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी
a unit positive charge from one point to another point, है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्तन किया जाता है उस वर्तन को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जा रहे हैं आप, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में आपको इतना वर्तन करना पड़ेगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे इसका चार्ज रहा होगा, इस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहा होगा इसका, तो इनके बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो दो पॉइंट से दो पोटेंशियल होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने कहा था एक पॉइंट की बात करूंगा तो कौन सी बात होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो जाएगी। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ भी पोटेंशियल, इन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप ये लिखेंगे फिर से, the amount of work done to carry a unit positive charge from one point to another point। ठीक है, डेफिनेशन में वही, और फॉर्मूला देखिए सेम टू सेम इसका भी वही है, V is equal to W by Q। दोनों का फॉर्मूला सेम है, यूनिट भी सेम है। ठीक है, इसका भी यूनिट, मैं इसकी बात, दोनों का यूनिट सेम है, एक का बता दे रहा हूँ। ठीक है, यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, इस वर्तन का हो जाएगा जूल और चार्ज का हो जाएगा कूलम। ठीक है, चार्ज जो यूनिट हो जाएगी इसकी हो जाएगा जूल पर कूलम। ठीक, इसको हम लोग J(C-1) करके लिखते हैं, जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को ही क्या कहते हैं हम लोग, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वोल्ट कहा जाता है, जिसको आप वोल्टेज कहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे होता है और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। जैसे मैं एग्जांपल में कहूं कि अगर इस चार्ज को यहां से यहां ले जाया गया, ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पे 220 वोल्ट का वोल्टेज था, अब यहाँ ले जाने में कितना 240 वोल्टेज हो गया। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल दिख रहा है दैट ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बट इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है कितने का है, 20 वोल्ट का, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, है ना। और डेफिनेशन आप दोनों लिख लीजिएगा, मैंने जो बताया वीडियो को पॉज करिएगा और डेफिनेशन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में हमसे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। वोल्टेज का कितना यूज है आपको पता ही, दैट इज द क्या होता है, लोड। यही तो आपको क्या करता है, इफ क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करता है वायर कंडक्टर के अंदर, जो कि क्या होता है, चार्ज को मूव कराता है। दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स, है ना। इसको आप एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह सकते हैं आप इसको, ठीक। बहुत यूज है इसका, बिना इसके आपके चार्जेस मूव नहीं करते, ठीक। तो ये चीज आपको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ये डेफिनेशन आती है आपके एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको करंट के बारे में पढ़ाऊं उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी को समझने में आसानी होगी, ठीक है। और आप याद रखिएगा कि पोटेंशियल की वजह से, जब अगर पोटेंशियल नहीं होगा तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जब पोटेंशियल नहीं होगा तो आपके कंडक्टर के अंदर जितने चार्ज होंगे वो मूव नहीं करेंगे। तो पोटेंशियल का होना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे फ्लो करता है, ये सब पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कंडक्टर के अंदर, मतलब कंडक्टर में कौन सा कंडक्टर, मेटल कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर के वायर जो आप घर में यूज करते हैं, ये सब, इन सब में करंट कैसे फ्लो करता है, क्या रीजन है, क्या इसका मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हम लोग यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो दिमाग लगा के थोड़ा सा चीज को समझिए और कैसे होता है ये, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डाल दीजिएगा, एक सेकेंड। हाँ, तो जो अगला टॉपिक है आपका फ्लो ऑफ या फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, हेडिंग डाल दीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ही कहते हैं इसको हम लोग, और या तो आप लिख सकते हैं करंट फ्लो इन मेटल, है ना। हेडिंग में डाल सकते हैं करंट फ्लो इन मेटल।
करंट फ्लो इन कंडक्टर, और कंडक्टर में कौन सा आपका मेटल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी हेडिंग होगी, कंडक्टर मेटल में करंट कैसे फ्लो करता है, क्या मैकेनिज्म होता है, तो इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ चलिए, तो अब बात करते हैं कंडक्टर में कि करंट कैसे फ्लो करता है, चार्जेस कैसे मूव करती हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोग अच्छे से समझते हैं पहले। तो आप सपोज करो कि जैसे फर्स्ट इसमें दो कंडीशन रहेंगी, अरे मतलब दो केस रहेगा आपका। तो पहले केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन नॉर्मल कंडीशन जैसे आपका एक वायर होता है, ठीक है, ये एक वायर है, ठीक है। यहाँ से मैंने काट के एक वायर ले लिया, इसको सपोज करो आप एक वायर। तो ये एक वायर है, इस वायर में ना ही मैंने कोई बैटरी ऐड किया है ना ही कुछ किया, सिंपल एक वायर लिया इस तरह से। अब इस वायर में स्टार्टिंग में क्या मैकेनिज्म होती है, लेकिन अगर इसी वायर को अगर हम एक बैटरी से जोड़ दें तो इसमें करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है। तो पहले कंडीशन है इनिशियल कंडीशन, जब आपने बैटरी नहीं जोड़ा है। दूसरा जब होगा जब बैटरी जोड़ेंगे। तो पहले कंडीशन इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूं। इन नॉर्मल स्टेट जैसे ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक। अब आपको पता है कि कंडक्टर है तो कंडक्टर में मेनी नंबर्स ऑफ क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक। ये आपके ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, इसमें बहुत कई नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मिलियंस ऑफ मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। ये स्टार्टिंग केस की बात कर रहा हूं, जब आपका कंडक्टर किसी बैटरी से या किसी लोड से कनेक्ट या किसी सप्लाई लाइन से कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर जितने भी आपके चार्ज होते हैं, चार्ज में आपको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके ऑल अराउंड जो सेल्स होती हैं, है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होती हैं, उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, है ना। और मूविंग जो रिवॉल्व करने का काम सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का ही है, प्रोटॉन तो सिर्फ न्यूक्लियस में पड़ा रहता है, ठीक है। तो आपका मूव करने का चार्ज, इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। मूवेबल चार्ज की बात आएगी तो आप क्या कहेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रॉन। मूवेबल चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन नॉर्मल कंडीशन, स्टार्टिंग कंडीशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक दूसरे से क्या करते हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडम मोशन करते हैं। जैसे ये आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जितने भी चार्जेस होंगी, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो कैसे मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन करते हैं और एक दूसरे से आपस में ही क्या करते हैं, ये कोलिजन करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, ठीक है। जैसे ये इससे टकराएगा, ठीक, ये इससे टकराएगा, फिर ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे, फिर ये इससे। तो आपस में ही ये क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, कोलिजन करते रहेंगे। और आपस में कोलिजन करने से इनका जो नेट वर्क डन होता है, क्योंकि ये अपने स्थान से डिस्प्लेस हो नहीं पाते, ये यहाँ से कंडक्टर के बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो अब जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है हमारा चार्जेस का, चार्जेस हमारा कंडक्टर के अंदर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए कहा जाता है कि इन नॉर्मल कंडीशन या इनिशियल कंडीशन द मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडम, है ना, दे आर कोलाइड विद ईच अदर एंड टोटल नेट वर्क इज जीरो। इनका जो नेट वर्क होता है, टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन W जो होता है वो कितना होता है आपका, जीरो होता है। स्टार्टिंग कंडीशन में कंडक्टर है तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है हमारा, वो मूव कर रहे होंगे आपस में, लेकिन इनके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो रहे, वो एक ही जगह मोशन कर रहा है बार बार, ठीक है। चार्जेस से बाहर निकलेंगे तब जाके वर्क डन माना जाएगा, अरे सॉरी, कंडक्टर से बाहर निकलेंगे तो इनके द्वारा किया गया नेट वर्क डन जीरो होता है। दूसरी बात, नेट वर्क डन जीरो होने की वजह से आप बताइए V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू। W जीरो है इनका, तो इनका पोटेंशियल भी क्या होता है, जीरो होता है ना। जब नेट वर्क डन हमारा जीरो है तो पोटेंशियल भी क्या होता है, इनके हेड्स, इन दोनों हेड्स के बीच में इनका पोटेंशियल भी क्या होता है, जीरो होता है। पोटेंशियल जीरो होने की वजह से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू I,
अभी ओम्स लॉ पे पढ़ा नहीं है, अभी आगे पढ़ाऊंगा। आप याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू क्या है, I है। तो अब आपका V इज इक्वल टू I है, अब V 0 है जब, तो I भी क्या होगा, 0 होगा, है ना। वोल्टेज 0 है अगर आपका, तो करंट भी क्या होगा, 0 होगा। इसलिए स्टार्टिंग कंडीशन में कोई भी कंडक्टर हो, उसमें आप अगर वायर को टच करते हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं करता, मतलब आप वायर टच करते हैं जब, तो उसमें कोई झटका नहीं लगता, आपको कोई करंट फील नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है वो, इसका रीजन ये है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, स्टार्टिंग कंडीशन में जो कंडक्टर के अंदर करंट आपका जो होता है 0 होता है, V प्रोपोर्शनल टू I, सो I इज इक्वल टू आल्सो 0। तो इस कंडीशन में I हमारा 0 होता है। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को? अगर आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, नहीं आया होगा तब भी बताइएगा, मैं इसको अगले लेक्चर में फिर से एक बार समझा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने मेन आगे सेकंड केस की तरफ। अब इसको इस कंडक्टर को हम क्या करते हैं कि एक बैटरी से ऐड कर देते हैं इसको। अब बैटरी से ऐड करते हैं तो क्या मिलता, बैटरी हमें क्या प्रोवाइड करती है, बैटरी आपको पता है ये जो पोटेंशियल यहाँ 0 था, वही पोटेंशियल हमें कौन देगा, बैटरी देगी। कैसे देगी वो देखिए। तो केस सेकंड में ये आपका फिर से वही कंडक्टर है, सॉरी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि बैटरी भी ऐड करनी है ना। सेकंड केस, ठीक है, ये इसमें चार्जेस है। अभी ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इसमें वो रैंडम मोशन किए जा रहे हैं अपने, और नेट वर्क डन इनका 0 है। ठीक, तो नेट वर्क डन 0 होने के कारण, दूसरा पोटेंशियल 0 होने के कारण इनमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन 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 जैसे ही इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के, जैसे कंडक्टर हो गया, इसको पॉजिटिव, इसके बैटरी के इन दोनों को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया जाए। बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव जोड़ दिया जाए और एक नेगेटिव जोड़ दिया जाए। चलो कंडक्टर को जोड़ देते हैं। तो जैसे ही आप इस कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए और इसकी मैकेनिज्म को समझिए कि करंट क्यों फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है, डायरेक्शन क्या होती है, ये सब चीजें एग्जाम में पूछी गई आपके। ठीक है, तो जैसे ही इस कंडक्टर को आप एक बैटरी से जोड़ेंगे, तो बैटरी जो होती है हमें क्या प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल। पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी आप कह सकते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल, है ना। एक बैटरी जैसे ही इसको कंडक्टर से जोड़ते हैं, तो ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है तो इन सभी चार्जेस के ऊपर एक फोर्स वर्क करने लगता है, और ये फोर्स जो होता है इन चार्जेस को एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करा देते हैं। जैसे कोई भी चीज अगर आपस में ऐसे घूम रही हो, लेकिन एक डंडा लेकर के जैसे भेड़ों को मारी तो भेड़ एक लाइन में चलना स्टार्ट कर देते हैं, वही वाला हाल है कि जैसे बैटरी को जोड़ते ही इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, वो सभी के सभी जो पहले रैंडम मोशन कर रहे थे, अब एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। और जब एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, तो ये अपने प्लेस को छोड़ करके ये क्या करते हैं, बैटरी के अंदर प्रोवाइड हो जाते हैं, मतलब मूव करने लगते हैं। ये देखिए इनकी डायरेक्शन, ठीक, इनकी जो डायरेक्शन दिख रही है वो एकदम एग्जैक्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ही बैटरी से जुड़ा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो निगेटिव टर्मिनल से होते हुए किधर की तरफ मूव करने लगते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं निगेटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो निगेटिव किधर जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ, तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं सभी के सभी चार्ज। तो जब मूव करेंगे तो इसका नेट वर्क डन भी मिलेगा हमको, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो नेट वर्क डन कुछ ना कुछ मिल जाएगा हमको। हमने मान लिया कितना है, W है, और दूसरा हमें क्या प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल प्रोवाइड हो रही है, वर्क डन भी हो रहा है, पोटेंशियल भी प्रोवाइड हो रही है, तो V भी आपका कुछ ना होगा, पोटेंशियल कितना हो गया आपका, मान लीजिए पोटेंशियल V दे रहा है, तो V आपका कुछ ना कुछ मिल रहा है, इसलिए I भी आपका क्या होगा, करंट आपका क्या करेगा, इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो करने लगेगा। तो चार्जेस देखिए निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं हमारे, ये चार्ज की डायरेक्शन है, चार्ज की डायरेक्शन किधर है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो बैटरी से ऑटोमेटिकली एक करंट आपका क्या करने लगता है, जैसे ही चार्ज मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट मूव करता है। ठीक है, दैट इज द करंट। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन किधर होती है, करंट I की डायरेक्शन, जो I है हमारा वो किधर से किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा,
कि जब ये इस पे हमने बैटरी से जोड़ा तो इस पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो गया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जितने भी चार्जेस थे हमारे वो एक रैंडम डायरेक्शन की, पहले रैंडम मोशन कर रहे थे, अब वो एक फिक्स डायरेक्शन में क्या करने लगे, मूव करने लगे, किधर से किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और जैसे ही ये चार्जेस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं तो इनका नेट वर्क डन मिलने लगता है। अब नेट वर्क डन है तो पोटेंशियल भी बैटरी से मिल रही है, पोटेंशियल और नेट वर्क डन के कारण हमारा क्या होता है, करंट इसके चार्जेस के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट की अगर बात करें तो किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और चार्ज की बात करें तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है ये आपको मैंने समझा दिया है, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, कोई डाउट नहीं होगा। बहुत अच्छी चीज है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्शन ऑफ चार्ज पूछा जाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप इसमें यहाँ पे कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो बताइए कैसा है, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था, अच्छा था, ज़्यादा यूजेबल था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया ये चीज़। और कहीं भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं फिर से अगले लेक्चर में उसको समझा दूंगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको? चलिए, तो ये रहा आपका फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, और अब चलते हैं हम लोग करंट की तरफ। तो आपने देखा कि यहाँ करंट जो था वो करंट क्या था, करंट किसके कारण फ्लो कर रहा है, चार्जेस के फ्लो के कारण, है ना। अगर आपके चार्ज फ्लो कर रहे थे एक डायरेक्शन में तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा था। तो चार्जेस अगर मूव करेंगे तो करंट भी हमारा क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो कुल मिला के कि जो करंट है वो किस पे डिपेंड हो गया, हमारा चार्ज पे डिपेंड हो गया। तो अगर करंट की बात करूं मैं, करंट की बात करूं तो करंट जो होता है I इज इक्वल टू Q, क्या होता है, Q अपॉन T। मतलब जो करंट होता है वो चार्ज और समय, मतलब किसी कंडक्टर में, है ना, टाइम का मतलब हो गया कि अगर थोड़े टाइम के लिए चार्ज फ्लो कर रहा है तो अमाउंट ऑफ करंट जो होगा वो कम होगा, अगर ज्यादा टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा है, तो जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा करंट हमारा फ्लो करेगा, क्योंकि I प्रोपोर्शनल टू क्या है, Q हमारा चार्ज है। तो मोर इज द चार्ज, क्या होगा, मोर इज द करंट। ठीक है, और इसके प्रोपोर्शनल में है। ठीक तो याद रखिएगा। तो अगर डिफिनीशन बोलना चाहे अगर हम तो लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज called rate of flow of charge is called current, है ना। तो देखिए चार्ज में टाइम से डिवाइड किया मतलब रेट ही तो है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसको भी लिख सकते हैं डेफिनेशन में, या आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो पर सेकेंड, है ना, नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो पर सेकेंड is called या is known as is called current। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ चार्जेस होगा वही उसका क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। ठीक, ठीक है, और भी डेफिनेशन चाहे, हाँ इतना दो बहुत है, काफी है। अब अगर यूनिट की बात करूं मैं इसकी, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की जो यूनिट होगी, चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, कूलम, और टाइम का हो गया सेकंड, तो कूलम पर सेकंड। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, CS-1, क्या लिखेंगे इसको, CS-1। ठीक है, अच्छा क्वांटिटी की बात करूं मैं अगर, तो कैसी क्वांटिटी है हमारी करंट, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, स्केलर क्वांटिटी होती है हमारी करंट। स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि करंट का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ठीक है, आप नेगेटिव से पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन वायर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ये कोई फिक्स नहीं है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया करंट। अच्छा यूनिट की बात कर रहे थे हम लोग, तो यूनिट जो है कूलम पर सेकंड होता है। इसी कूलम पर सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, क्योंकि
एम्पियर ने ही इसके बारे में बताया था, इसलिए इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर भी होती है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, डायमेंशन की बात करूं, अगर डायमेंशन आई का अगर बात करूं तो चार्ज करंट का डायमेंशन ए होगा। चार्ज की बात करते हैं, Q इक्वल टू आई टी, तो चार्ज कूलम्ब का हो जाएगा, सी टाइम का हो जाएगा t माइनस वन तो सी टी आई टी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ आई जो होगा वो ए रहेगा, आपका पता है डायमेंशन कितना होगा करंट का हमारा ए। ठीक है, चार्ज का होगा तो बताते हैं, चार्ज का देख लीजिए, चार्ज का भी देख लीजिए। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, चार्ज क्यू का अगर लिखा जाए तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी आई इंटू टी। तो चार्ज का जो डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ए टी, क्या होता है ए इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से इसका चार्ज का डायमेंशन 80 हो जाएगा, करंट का ए हो जाएगा। ठीक, तो ये सब चीजें हैं, ये सब आप याद रखिएगा अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो करंट के बारे में समझ आ गया आपको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो पर सेकंड इज कॉल्ड करंट। डेफिनेशन यहाँ से आएगी डायरेक्ट, ये फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूले से देखिए, टाइम को 1 सेकंड कर दीजिए तो जितना नंबर ऑफ चार्जेस होगा वही हमारा क्या होगा, करंट। तो नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोट पर सेकंड इज कॉल्ड करंट, सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर 1 एम्पियर की डेफिनेशन बतानी हो तो क्या बताएंगे आप, इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो इन पर सेकंड, है ना, इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकंड देन द करंट क्या होगा, विल बी 1 एम्पियर। तो जो आपका करंट फ्लो विल बी 1 एम्पियर, जो आपका करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, ये सब तो आप बना सकते हैं डेफिनेशन से। ठीक है, तो करंट हो गया, पोटेंशियल हो गया, दो चीजें हो गई हैं। अब हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, अगर ये समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग आगे अपना जो है सिलेबस से रिलेटेड जो चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं जो आएंगे एग्जाम में, क्योंकि वो चीजें तभी समझ में आती जब आपको ये समझ में आएगा। अगर आप इसको ये समझ गए होंगे अच्छे से, तो जब समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, तो आपको ओम्स लॉ में बताऊंगा, रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, उसके बाद कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, घरों में जो वायरिंग की जाती है तो उसमें रेजिस्टेंस को कम करके क्यों किया जाता है, ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये 2 टॉपिक आज के लिए रहेगा, आप इसको समझ लीजिएगा। अगर आपको क्लियर हो जाता है तो फिर बताइए, तो फिर मैं अगला लेक्चर आपको तुरंत आज शाम तक में डाल दूंगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, और अपना ख्याल रखिए, इस समय थोड़ा प्रयागराज में बीमारी का माहौल बहुत ज़्यादा है, डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको डेंगू हो गया। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से बचे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी है, मन से लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, तैयारी करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।